एम्ब्रियोनी आते ही, थोड़ा सा इंटरनेट इशू था तो क्लास लेट हो गई, तो परेशान मत होइए। पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक। बहुभ्रूणता की खोज संतरे वाले पौधे में की गई थी, ठीक है ना, नींबू और संतरे में की गई थी, जिसके कारण एक से अधिक बीजों की संख्या होती है, वो अभी हम समझा दे रहे हैं। हाँ आ गए, कोई बात नहीं, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। क्लास आई थिंक चल रही है सही से, हाँ ठीक चल रही है, चलो। सर चल बिजाड़ू, सॉरी सर चल बिजाड़ू, अरे निकल गया यार। चलो चल बिजाड़ है सर, चल बिजाड़ है सर, मतलब सर कल कुछ स्पेशल हो जाए। हाँ कल हम भी सोच रहे हैं पहले चैप्टर का मैराथन ले ही लें। सर डाप्सन इकाई क्या है? ओजोन की परत की मोटाई नापने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है उसे डाप्सन कहते हो, ठीक है ना। कृष्ण कुमार केसरी जी आपका नाम हम लेते हैं, ऐसा मत कहिए कि कभी नहीं लेते हैं। चलिए सर, हमको डीएनए वाला मॉडल चैप्टर समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, हम सोच रहे हैं जल्दी से खत्म हो जाए ये चैप्टर वगैरह, 2 चैप्टर और बचे हैं, उसके बाद फिर सीधे वन शॉट पे आ जाए, क्योंकि 1 महीना तो बचेगा ही ना, क्योंकि नवंबर से, पहले नवंबर से ना क्रैश कोर्स की क्लासेस चालू होंगे। ठीक सर, 2024 का बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है, बन जाएगा, थोड़ा सा परेशान ना रहो। और ऑब्जेक्टिव वो खिचड़ी नहीं लेके आएंगे जहां वहां से उठा के ले आके ऑब्जेक्टिव करा दिए। कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करना ही है कि सेलेक्टिव ऑब्जेक्टिव की जाए, जिससे आपके 35 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आता है वो बढ़िया से एकदम अच्छे से हो जाए, ज़्यादा माथा पच्ची इधर उधर ना करना पड़े। जैसे पूरे बुक से मैंने एक चीज़ किया है इस बार, कि सभी फुल फॉर्म साइंटिस्ट ने क्या किया उस सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया है। तो कोशिश करेंगे कि ये काम भी उसमें हो जाए ऑब्जेक्टिव के लिए भी, ताकि आपसे साइंटिस्ट के बारे में पूछे तो वो इकट्ठा मिल जाए, आपको पीडीएफ भिजवा देंगे, और फुल फॉर्म इकट्ठा भिजवा देंगे, सब एक जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कोई लेट नहीं हुआ, हमें थोड़ा लेट है, परेशान मत होइए, सॉरी उसके लिए, ठीक है। प्रोमोटर, व्हाट इज द फंक्शन? डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया डीएनए के जिस भाग से स्टार्ट होती है उसे ओरी सी कहते हैं, और डीएनए रिप्लिकेशन जिस भाग में होता है वहां से सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम स्रावित होता है, और उस भाग को प्रोमोटर साइट कहते हो, ठीक है ना। ठीक है विपिन कुमार यादव जी। चल विजाड़ वो विजाड़ होते हैं जिनमें फ्लजला पाया जाता है, वो गतिमान होते हैं, और अचल जो नॉन मोटाइल होते हैं जिनमें फ्लजला नहीं पाया जाता। भैया क्लास ठीक टाइम पे है, अच्छा ठीक है, चलो थैंक यू। नोट्स हम भेज चुके हैं, जो अपलोड करते हैं वो हो सकता है कुछ उसमें एडिट वगैरह कर रहा हूँ। चलो हैप्पी भगत सिंह क्रांति सर, चलो ठीक है, आज हैप्पी भगत सिंह क्रांति होगा। क्लास लेट है सर जी, हाँ आज वैसे भी ज़्यादा पढ़ना नहीं है, एक ही हेडिंग पढ़ना है, अनुक्रमण, उसके बाद किसी, अच्छा हाँ कल मुझे ये बताओ कि ब्लड ग्रुप निकालने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया था कि नहीं, जरा मुझे उसके बारे में आंसर करो तो। सुप्रभात, कल बताओ कि कल जो आप लोगों ने ब्लड ग्रुप निकालने का तरीका सीखा था वो आप लोगों से हो गया था कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम। अमन कुमार जी वो सारे वीडियो शूट हो गए हैं, बस थोड़ा सा थंबनेल बन जाए, क्योंकि थंबनेल जो बनाते हैं सर उनको बहुत सारा काम है इस समय क्रैश कोर्स के थंबनेल वगैरह के लिए, तो जैसे ही थंबनेल, आज आपका बर्थडे है तो ऐसा कुछ तो नहीं है, चलो हो गया था, हो गया था। चलो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे अनुक्रमण के बारे में, और वही इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग होगा। इसके अलावा जो भी छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं वो अगले चैप्टर में दिया हुआ है एनसीईआरटी के साथ देखा जाए तो, क्योंकि कुछ साइड बुक जब पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के अगले चैप्टर की कुछ चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तो उस बेस पे नहीं पढ़ा जाएगा। एनसीईआरटी में जो टॉपिक वाइज जैसे दिया है वैसे ही पढ़ना है फिलहाल, और अगले टॉपिक में जब वो दिया रहेगा तब, ठीक है ना। सर आपका पीडीएफ नहीं आ रहा है, अजीब बात है, सब तो टाइम से गया। हाँ हम भी सोच रहे हैं पहले चैप्टर का महामैराथन ले लें कल, कल देखते हैं किसका मैराथन है। हैप्पी बर्थडे भगत सिंह, थैंक यू। हाँ चलो क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। आज जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुक्रमण के बारे में, ठीक है ना। पारिस्थितिकी अनुक्रमण या समुदाय की गतिकी कहते हैं उसको, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, अनुक्रमण। देखो इसमें ज्यादातर लिखने वाली चीजें हैं इस हेडिंग में, तो थोड़ा ध्यान से क्या लिखना है, जरूरी चीज लिखना, बाकी चीजों पे फोकस मत करना, ठीक। फिर से समझाइए, ठीक है अभी समझाएगा, हाँ उसके बाद फिर समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो या इसी का दूसरा नाम है समुदाय की गतिकी, या इसी को क्या लिखा है, समुदाय की गतिकी, समुदाय की गतिकी, ठीक, समुदाय की गतिकी। अब सुनो, इसमें थोड़ा सा पहले सुन लो, उसके बाद अगर तुमसे एक सवाल किया जाए बाबू कि अभी तुम जहां रहते हो अपने घर पे, आवास में या निवास में, ठीक है ना। अच्छा ठीक है गोविंद कुमार जी,
आवास या निवास में जहाँ रहते हो वहाँ तुम अपना जीवन व्यतीत क्यों कर रहे हो, क्यों वहाँ से उठ के कहीं और नहीं चले जा रहे हो? तो उसका रीज़न तुम ये दोगे कि तुम्हें वहाँ आसानी से सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, भोजन मिल जा रहा है, रहने के लिए आवास है, प्राकृतिक संरचनाएं हैं, खेत है, अनाज उगा ले रहे हो, मतलब तुम्हारे खिलाफ वातावरण नहीं है, ठीक ना? वातावरण तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तो जब तुम किसी एक ऐसे वातावरण में रहते हो जहां तुम्हारा शरीर अनुकूलन को पूरी तरीके से धारण कर चुका है, तब तुम उस स्थान पर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हो, उस स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हो। लेकिन कभी कभी मौसम परिवर्तन होने के कारण, जलवायु परिवर्तन होने के कारण, या कह रहा है कि वातावरण में टेम्परेचर बढ़ने के कारण, मृदा अपरदन होने के कारण, सूखा पड़ने के कारण, कोई भी एक रीजन ले लो जिसके कारण तुम्हारा जीवन अगर वहाँ सामान्य तरीके से ना बीते, तुम वहाँ से निकलकर कहीं और जाओगे। जैसे घर पे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही तो बच्चे रूम लेके कहीं और जाके पढ़ने लगते हैं। तो जब तुम अपना स्थान बदलते हो, किसके खिलाफ? वातावरण के प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ, तो उसी क्रिया को क्या कहते हो? अनुक्रमण कहते हो। तो जब किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र में जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, ताप में वृद्धि, वायु में वृद्धि, मृदा में परिवर्तन या अन्य कारणों से जीव एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उनके जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। और यह क्रिया जिस पारिस्थितिकी तंत्र में होती है उसे पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं या समुदाय की गतिकी कहते हैं, ठीक है ना? चलो ठीक है, बुक का एक सेट बन के जब तक आने जाएगा तब तक तो ओके नहीं कहा जा सकता उसको। चलो ठीक है, कल फास्फोरस चक्र पढ़े थे और एक कार्बन चक्र पढ़े थे, वो भी मुझे जहां तक याद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना? किताबी ज्ञान मत लिखिए मोहन गोस्वामी जी, यही तो बात है, आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तब जाके एग्जामिनर समझेगा कि हाँ तुमने समझा था बाबू, और तुमको वो पूरा नंबर देगा। किताबी ज्ञान लिखने को तो रट के तो कोई भी पास हो जाएगा गाइड पढ़ के, ठीक है ना? अरे यार, अच्छा ठीक है, चलो सॉरी, मोहन गोस्वामी जी बोले भैया गलती से चला गया। हाँ, किताबी ज्ञान मत लिखा करिए, ठीक है ना? कट कॉपी पेस्ट वाला, यहाँ इज्जत बचा लेंगे, एग्जाम में इज्जत कैसे बचाएंगे अपने? ठीक है छोटू कुमार जी, आपका कमेंट पढ़ते हैं। चलो ठीक है, चलो तो इसमें लिखोगे क्या? लिखोगे प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। चलो यहाँ से लिखो प्रकृति में, साथ में लिखो ताकि ये थियरी वाला पोर्शन जो है वो आसानी से तुमको क्या हो, याद हो जाए, ठीक है ना? प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के कारण, खाली वातावरण नहीं लिख सकते हैं और भी चीजें लिख सकते हैं, जो वातावरण जलवायु तापमान आदि लिख लो, में होने वाले परिवर्तनों के कारण, में होने वाले परिवर्तनों के कारण एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर, अच्छा लघु बीजाणु ध्वनि, दूसरे स्थान पर चले जाते, एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है ना? आगे फिर क्या लिखोगे? जो अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत करते हैं, सामान्य रूप से व्यतीत करते हैं और वातावरण में अपने आप को ढालने की क्रिया करते हैं, और वातावरण में अपने आप को ढालने की क्रिया करते हैं, यह क्रिया अस्थाई और अस्थाई दोनों होती है, यह क्रिया अस्थाई मतलब हमेशा के लिए भी वहां रह सकते हैं और फिर से वापस भी आ सकते हैं उस वातावरण में जहां गए थे। अस्थाई और अस्थाई
अस्थाई दोनों रूपों में होती है, दोनों रूपों में होती है, दोनों रूपों में क्या होता है, होती है। ठीक है ना। सर बुक कितने दिन में लॉन्च होगा, देखते हैं कितने जल्दी में आ जाता है। भेजने को तो उनको लगभग आई थिंक 1 हफ्ते से और ऊपर ही हो गए हैं, 10 दिन होने का होंगे। ठीक है ना। कोई लेट नहीं हुआ है गुप्ता जी। हम लोग थोड़ा सा थियरी पोर्शन पे बात कर रहे थे और क्लास आज थोड़ा लेट शुरू हुई इंटरनेट की वजह से, क्योंकि उर्दू वाली क्लास चल रही थी तो वहाँ तक इंटरनेट सही था, फिर अचानक पता नहीं क्या हो। ठीक है, आ रहा है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण किसे कहते हो। इसको बस समझने की कोशिश करो, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में वही लिखना, अगर आता है तो कि जो हमने लिखा है बोर्ड पे कुछ अपने लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो। सर पीडीएफ नहीं ओपन होता है सर जी, पीडीएफ अगर आपके मोबाइल में निधि प्रिया जी पीडीएफ ओपन नहीं होता तो एक एप्लीकेशन होता है प्ले स्टोर पे जाके एडोब रीडर, ठीक है ना, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद वहाँ पे डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है ना। आ रहा है वाहिद अंसारी जी आपका भी कमेंट। सर आज कॉलेज से नोटिफिकेशन आया है कि 12th का ऑनलाइन परीक्षा होगा, क्या यह सच है। नहीं ऐसा नहीं होगा, अचानक परिवर्तन नहीं होगा। जो चीज़ें एक बार नोटिफिकेशन में आपको दे दी जाती हैं उस साल उसी पे काम होता है। अगर कोई ऐसा परिवर्तन हो सकता है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब 2025 से लागू होगी तो 25 में जो बच्चे 9th में एडमिशन लेंगे या 25 में जो बच्चे 11th में एडमिशन लेंगे, तो 9th वाले 10th में जाएंगे 26 में और 11th वाले 12th में जाएंगे 26 में, उन लोगों का हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता। ठीक है ना। ठीक, चलो तो सबसे पहले क्या लिखा, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो वातावरण के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के अनुसार, तापमान में वृद्धि होने के कारण या कमी होने के कारण या किसी अन्य कारणों से क्या होते हैं, होने वाले परिवर्तनों के कारण एक स्थान से निकलकर कहाँ चले जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और अपने जीवन सामान्य रूप से व्यतीत करते हैं, क्योंकि जहां पर वो पहले रह रहे थे वहां पर वातावरण उनके खिलाफ था और जहां पर फिलहाल अभी गए हुए हैं वहां पर वातावरण उनके अनुकूल है और आसपास में ढालने की क्या कर रहे हैं, क्रिया करते हैं। और यह क्रिया अस्थायी रूप से भी हो सकती है और अस्थायी रूप से भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है, या तो वो उठकर जहां पर गए वहां हमेशा के लिए रह जाएं, वापस ना आए, या जहां उठकर गए हैं वातावरण वहां फिर परिवर्तन हो तो जहां से गए थे वहां वापस आ जाएं। ठीक है ना। इसी क्रिया को क्या कहोगे, पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है ना। चलो ये बात क्लियर है, कमेंट आ रहा है, सबका आ रहा है। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। हाँ वृद्धि भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। फिर अगली लाइन क्या लिखोगे, ठीक है चलो। अरे उसकी थियरी जो बात हुई थी फास्फोरस चक्र का और कार्बन चक्र का, वो लाइन बाय लाइन तुम भी लिख सकते हो। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं लिख पाओगे, इतना टफ नहीं था, जैसे जैसे एरो बनाए गए थे उसी हिसाब से तुम लिखते जाओ क्रम से, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, चलो ठीक, नो प्रॉब्लम सर, यस सर, यस सर। आ रहा है मोहन गोस्वामी जी आपका कमेंट है। फिर इसमें कह रहा है पादप अनुक्रमण, पादप, ये एक 2 नंबर में पूछा है पादप अनुक्रमण, नहीं ऑब्जेक्टिव था शायद। ठीक, पादप अनुक्रमण किसे कहोगे। आप लोग देखते होंगे तालाब को, अगर 12वां महीना अगर देखें किसी एक तालाब का तो आप लोग निरीक्षण कीजिए। ठीक है ना। उसमें देखोगे कि जाड़े के टाइम पर उसके किनारे पर, तालाब के किनारे पर अलग तरीके के पौधे होंगे, वर्षा ऋतु के टाइम पर अलग तरीके के पौधे होंगे, ग्रीष्म ऋतु के कारण अलग पौधे होंगे, पतझड़ के टाइम पर अलग तरीके के पौधे होते हैं। तालाब वही है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र किसका है, तालाब का है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन या अन्य कारणों से उस तालाब के तलहटी में कह लो या तालाब के किनारे पर पौधों की अनेक प्रजातियां उगती रहती हैं और इन्हीं उगने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, पादप अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया। विष्णु जी वहां पर मैसेज बंद है इसलिए, ठीक है ना, तलब नहीं है तालाब है, कोई लेट नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा कल का थियरी थोड़ा सा पहले तो अपने तो भी लिखने की कोशिश करो, वो तुमको समझ में आ जाएगा यार, इतना टफ फ्लो चार्ट नहीं था वो। ठीक है ना। हाँ हाँ, घर के आगे तालाब है तो आप निरीक्षण कर सकते हो उस बात का। ठीक है ना। तो लिखोगे जब एक निश्चित क्षेत्र में, जब एक निश्चित क्षेत्र में जीवों की अनेक जातियां, जीवों की अनेक जातियां, जीवों की अनेक जातियां निवास करती हैं तो, निवास करती हैं तो, निवास करती हैं तो यह वातावरण, वातावरण, जलवायु, वर्षा,
गर्मी हो गया। में होने वाले परिवर्तनों के कारण, 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 में होने वाले परिवर्तनों के कारण क्या करते हैं? जीवों की अनेक प्रजातियों को, जीवों की अनेक प्रजातियों को, अनेक प्रजातियों को विकसित करते हैं, विकसित करते हैं, करते हैं, जिसे, जिसे पादप अनुक्रमण कहते हैं, पादप अनुक्रमण कहते हैं। इसे क्या कहते हो? पादप अनुक्रमण कहते हैं। जैसे के तौर पे क्या लिख सकते हो? जैसे, जैसे तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी, जैसे तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में मौसम परिवर्तन के कारण, गुड मॉर्निंग सभी को, मौसम परिवर्तन, मौसम परिवर्तन के कारण, मौसम परिवर्तन के कारण अलग अलग प्रकार के पौधे, अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, जाते हैं जो पादप अनुक्रमण के, जो पादप अनुक्रमण के, अनुक्रमण के उदाहरण होते हैं, उदाहरण होते हैं। बस इतना ही लिखना है, ठीक है ना? चलो, एंटीबॉडी बता दीजिए। ब्लड में हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी होती है जिसकी संख्या 6 और 4 के रेशियो में होती है, सॉरी 4 होती है, 6 और 4 तो जीनोटाइप और फिनोटाइप था, ठीक है ना? ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। एमडी सलमान जी, वहाँ पर मैसेज बंद है और मैं उसको हैंडल नहीं करता, टीम हैंडल करती है उसको। क्या सर यहाँ जो कल है 2025 में पूछा जाएगा? अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, 2025 का जो तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक, अभी सुन लो, अगले पेज पे जाते हैं, जो मैंने तैयार किया है अपने हिसाब से तुम्हारे लिए। पूरे क्रैश कोर्स में 90 क्वेश्चन लगभग ऐसे होंगे जो शॉर्ट आंसर वाले होंगे और 30 क्वेश्चन लगभग ऐसे होंगे जो लॉन्ग आंसर होंगे। और मान के चलो आई थिंक 470 है करीब, ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव हैं, या इसी को कहते हो MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक। फिर है फुल फॉर्म और अगला है साइंटिस्ट वर्क, किसने क्या खोजा। ये 6 चीज़ों पे बायोलॉजी में मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है ना? टाइमिंग बता दी जाएगी। सर आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट था, आप जो है ना, वीडियो शूट है छोटू जी, बस थंबनेल की वजह से अपलोड नहीं है वो, ठीक है ना? ठीक है, एपोमिक्सिस कोई पूछ रहा है या पार्थिनोजेनेसिस पूछ रहा है, ठीक, असंग जनन वगैरह। हाँ, 470 ऑब्जेक्टिव करेंगे जिसमें से 35 तो हो ही जाएगा, पूरे बुक से ये ऑब्जेक्टिव होंगे और सिर्फ सेलेक्टिव ऑब्जेक्टिव होंगे, ऐसा नहीं किसी किताब को उठा के प्रिंट कर दिया गया हो, ठीक। दूसरा, 90 क्वेश्चन तुम शॉर्ट आंसर वाले करोगे जिसमें से तुम्हारे कितने आने हैं? 10, और गारंटी लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव में 1-2 की गारंटी हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हो सकता है कुछ बाहर की चीज़ें भी पूछ ले जाएं, ठीक है ना? जनरल नॉलेज की चीज़ें भी एक आध बार ऐड कर ली जाती हैं, 1-2 क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको खुद प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक। और दूसरी चीज़, फुल फॉर्म सॉरी लॉन्ग आंसर आपके 30 है जिसमें से 3 करने हैं, तो पहले से अगर आप लोगों को पता होगा कि लॉन्ग आंसर में कौन सा फिगर बनाना है, कितना लिखना है, तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा।
शॉर्ट आंसर में कितना लिखना है, उसमें एक फिगर बनाना है कि नहीं बनाना है, रेखा चित्र बनाना है कि इस तरीके से, इसमें क्या करना है, तो वो क्लियर है। फुल फॉर्म पहले से लिखे जा चुके हैं और साइंटिस्ट का वर्क भी पहले से लिखा जा चुका है। ये दोनों टाइप होना बाकी है। जैसे ही टाइपिस्ट आ जाएंगे, आप लोगों को भी पता होगा कि बेल्ट्रॉन का एग्जाम है, तो सारे टाइपिस्ट छुट्टी लेके चले गए हैं, इसलिए आप लोगों के ऑब्जेक्टिव भी नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है ना सर, ये सब पढ़कर 50 ही ला सकते हैं। देखो मेरे हाथ में तो 70 नंबर है ना, मैं अपने 70 नंबर के पेपर की बात करता हूँ। प्रैक्टिकल तो आपके हाथ में है ना 30 नंबर वाला। बताओ, 30 क्वेश्चन बहुत है लॉन्ग आंसर, 3 ही करना है ना तुमको। अब तुम बड़ा बड़ा जो लिखते हो, शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो, तुम ये सोच के क्यों बैठ जाते हो कितना सारा एग्जाम में कैसे लिखेंगे। एग्जाम में तो 3 ही लॉन्ग आंसर लिखना है और 10 ही तुमको शॉर्ट आंसर लिखना है, 35 ही ऑब्जेक्टिव करने हैं। तो उस बात को लेकर परेशान मत रहो। एसपी का सर मेरे मम्मी पापा का नाम है संतोष और फूलमती, तो अभिषेक संतोष फूलमती मेरा पूरा नाम है। ठीक, चलो ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, ये बात आप समझ लोगे ना कि कैसे पढ़ना है। तो अभी फिलहाल इसको देखा जाएगा बाद में, तो उस बात को लेकर परेशान मत रहो। ठीक है ना, बिल्कुल ला सकते हैं प्रीति यादव जी, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपने पे विश्वास रखिए कि जो पढ़ेंगे वो करेंगे। ठीक है ना, 3 छूट गया मतलब फिर पढ़ के कितना नंबर लाया जा सकता है, पूरे में पूरे ला सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। यूपी बोर्ड में सुनो, तुम लोग को मैं एक चीज़ समझा दूं, मैं प्रॉपर यूपी बोर्ड पढ़ाया हूँ। ठीक, एनसीईआरटी भाई सेम एनसीईआरटी एकदम कार्बन कॉपी यूपी बोर्ड में भी। कोई बच्चा अगर यूपी से बैच ले रखा हो तो वो बता सकता है, आपसे बात करिएगा अगर कॉन्टैक्ट नंबर होगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, एमडी संसाल जी हार्ड आने दो, अच्छी बात है, कंपटीशन लेवल बढ़ता है तो और बढ़ जाता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो यूपी बोर्ड में होता ये है, ठीक है ना, परेशान मत रहो, केवल 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं एमसीक्यू, और बाकी 65 नंबर तुम्हारा लिखने वाला आता है राइटिंग में। ठीक है ना, यूपी बोर्ड में। और बिहार बोर्ड में उल्टा है, 35 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 10 शॉर्ट आंसर और 3 लॉन्ग आंसर आते हैं। ठीक है ना, तो अब तुम कोशिश कर सकते हो, समझ सकते हो कि ये जो 65 नंबर का ऑब्जेक्टिव यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है, उसके लिए कितना मेहनत किए होंगे हम। और उस 5 क्वेश्चन को छोड़ दो, 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूरे बुक से पता नहीं कहाँ से पूछेगा, वो तो अलग बात है। ठीक है ना, तो उस 5 ऑब्जेक्टिव को सही कराने के लिए कितना यूपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते होंगे बच्चे, वो देख लो। तुमको तो 35 क्वेश्चन करना है, तुमको तो और मेहनत करने की बात है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ेगी। ठीक है ना, तो सोच लो, कंपेयर करो कि थियरी तुम्हारा एकदम बढ़िया होगा और ऑब्जेक्टिव सेलेक्टिव ऑब्जेक्टिव किया जाएगा क्रैश कोर्स में। भीड़ नहीं जुटाना है क्वेश्चन का कि बाद में हम उसमें से छांट के दिखा पाए कि देखो हम कराए थे। ठीक है ना, इंग्लिश में प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बने देखो। हाँ हाँ, वो यूपी बोर्ड की बात हो रही थी। बिहार बोर्ड में तो तुमको कम ही लिखना है फिलहाल यूपी बोर्ड के मुकाबले, तो तुम सोचो कि तुम्हारा कितने बेहतर तरीके से प्रैक्टिस होगा। ठीक है ना, ठीक, चलो, याद करने की जरूरत ही नहीं है, बायोलॉजी को समझने की जरूरत है। चलो ठीक है ना, फ्लो चार्ट जैसे एक दिन हम बनाए थे ना, वो इसमें शुक्राणु वाले में संरचना में लास्ट में, वैसे ही सारे फ्लो चार्ट बना के रखो, तुमको आसानी से याद रहेंगे। ठीक है ना, चलो, कैंसर होता है प्रोटोन को जीन के कारण, सबिहा जी आई थिंक आपका नाम था, काबिया जी खातून जी। ठीक है ना, और उसका रीजन म्यूटेशन भी हो सकता है, एक बार म्यूटेशन होगा तो ट्यूमर, 2 बार म्यूटेशन होगा तो कैंसर। और कभी कभी वायरस के संक्रमण के कारण भी कैंसर होता है, जैसे पोक्स वायरस, एडिनो वायरस, हर्पिस वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, पैपिलोमा वायरस, ऐसे। और इनका अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक, चलो, इंपॉर्टेंट चैप्टर हम आप लोगों को वीडियो अपलोड करवा देंगे, वो शूट हो गया है, बस थंबनेल बन जाए उसमें लगा के अपलोड हो जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है ना, अगला हेडिंग है अनुक्रमण के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, अगला हेडिंग क्या लोगे, अनुक्रमण के कारण, क्यों जीव एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। अनुक्रमण के कारण, अनुक्रमण के कारण क्या क्या हो सकते हैं। जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाएगा, सोचिए, बताओ, तुम ही लोग बताओ, अभी देखो तुम लोग को इसका आंसर पता चल जाएगा, बताओ जल्दी से, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, मधुरिका भारती जी, सॉरी मृदुला भारती जी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ने के कारण फीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। ठीक है ना, और बर्थ के अगले 6 महीने तक ये क्रिया लगी रहती है, मतलब अगर कोई फीमेल किसी बच्चे को जन्म दे रही है तो अगले 6 महीने तक उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड जिसको कहते हैं वो नहीं आते हैं। ठीक है ना, बेरी बेरी का मतलब एक बीमारी है बेरी बेरी, जो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। भोजन के लिए पहला आंसर आया,
वातावरण में परिवर्तन के कारण दूसरा आंसर आया, ठीक। भोजन के लिए आया आंसर रिमझिम, और वातावरण में हो रहे परिवर्तन का आया था महिमा कुमारी जी का आंसर, ठीक। मोहन गोस्वामी जी, मोहन भारती करना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ ये हो सकते हैं आवास के कारण, हाँ ठीक है, चलो बताते रहो, बढ़िया बता रहा हूँ। प्रसव का मतलब शिशु के जन्म लेने की क्रिया को प्रसव या पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो पहला कारण क्या लिख सकते हो, भोजन। दूसरा कारण क्या लिख सकते हो, आवास। तीसरा कारण क्या लिख सकते हो, वातावरण, ठीक। चौथा कारण कोई बताओ। पढ़ने के कारण कौन भागता है भाई। चलो ठीक है, आजीविका चलाने के लिए मजदूरी पे जा रहा है जानवर। चलो, प्रवास के कारण, हाँ ये लिख सकते हो, स्थानांतरण लिख सकते हो, प्रतिस्पर्धा लिख सकते हो, प्रतिस्पर्धा लिख सकते हो, कंपटीशन जिसको कहते हो, और क्या लिख सकते हो, आक्रमण दूसरे जानवरों का, शेर एक जगह से दूसरी जगह जब जाएगा, आक्रमण। और क्या लिख सकते हो, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण जनसंख्या, सही बात है, जनसंख्या। जैसे घर में ही सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है तो फिर एक घर और बनवाना पड़ता है पापाश्री को, ठीक। जीवन यापन करने के लिए बात वही हो गया, ठीक है ना। तो अनुक्रमण के बारे में किताब में लिखने को तो बहुत कुछ लिखा है, पर वो कहानियाँ लिखी गई हैं, तो उसको लेके उतना परेशान मत रहिएगा। और अभी तक अनुक्रमण एग्जाम में पूछा नहीं है, तो इस बात को लेके भी परेशान मत रहिएगा जाते तक, ठीक है ना। जी के समय में मेरा स्वागत कीजिए, जीने के समय में, अच्छा ठीक। तो सीधे सीधे जितना बचा था एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ठीक है ना। तो ऊपर कर लेते हैं, अनुक्रमण अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। उसके बाद हम एक क्वेश्चन समझा लेते हैं आप लोगों को, ताकि आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए ये भी, ठीक है ना। हाँ ठीक, यही एक टॉपिक बचा हुआ था, तो इसको समझने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। बैकलॉग वगैरह को देखो क्लियर करना जरूरी है, लेकिन फिलहाल अभी आपका प्रैक्टिस जरूरी है, वो भी लिखने का, सारे सब्जेक्ट की, खाली बायो की बात नहीं कर रहा हम, ठीक है ना। मधुमेह रोग डायबिटीज़ को कहते हो, जिसका पूरा नाम है डायबिटीज़ मेलाइटिस। जो हमारे पेंक्रियाज में बीटा सेल जो होते हैं, या अग्नाशय में जो बीटा सेल होते हैं, उनसे इंसुलिन का स्रावण होता है, तो उसके खराब होने के कारण होता है। जो 2 प्रकार का हो सकता है, या तो मेरी दैनिक दिनचर्या खराब रही हो तो उसके कारण हो, या मुझे जन्म से हो। तो जब मुझे जन्म से होगा तो उसे कहोगे IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। मैं पूरी तरीके से इंसुलिन के इंजेक्शन पर आश्रित हो जाऊंगा। और मेरी दैनिक दिनचर्या खराब होने के कारण अगर वो मुझे हो रही है तो उसे कहोगे NIDDM, या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। मतलब नॉन मतलब नहीं, डिपेंडेंट मतलब आश्रित होना, किस पे, इंसुलिन के इंजेक्शन पे। अगर मैं अपना खान पान कंट्रोल करूँ तो वो मेरा ठीक रहेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, ठीक। ना यहीं से पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा नहीं था, आज क्लास भी लेट शुरू हुई है। हाँ ये चैप्टर समाप्त है, और बाकी चीज़ें जो छोटी छोटी बची हैं अगले चैप्टर में दी गई हैं। तो इधर अगर PDF लेके पढ़ाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, और वैसे भी उसमें तुमको चिड़ियाघर का नाम, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो उसको तो PDF से पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि कितनी बार चिड़ियाघर का नाम लिखेंगे और कहाँ पाया जाता है ये सब, ठीक है ना। कोई बात नहीं गोस्वामी जी। तो क्या है, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो वातावरण, जलवायु, तापमान आदि में होने वाले परिवर्तनों के कारण एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत करते हैं, और वातावरण में अपने आप को ढालने की क्रिया करते हैं। यह क्रिया अस्थायी और अस्थायी दोनों रूपों में होती है, जिसे पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हो, ठीक है ना। चलो ठीक, आगे फिर लिखा है, पादप अनुक्रमण। जब एक निश्चित क्षेत्र में जीवों की अनेक जातियां निवास करती हैं तो यह वातावरण, जलवायु, वर्षा, गर्मी में होने वाले परिवर्तनों के कारण जीवों के अनेक प्रजातियों को विकसित करते हैं, जिसे पादप अनुक्रमण कहते हैं। जैसे तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में मौसम परिवर्तन के कारण अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जो पादप अनुक्रमण के उदाहरण होते हैं। सदन ब्लॉटिंग होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग की क्रिया के लिए। और अनुक्रमण के कारण क्या हो सकते हैं, भोजन न मिलने के कारण जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा हो, आवास में उसको सुरक्षा ना मिल रहा हो, ठीक है ना, तापमान बढ़ जा रहा था, वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के कारण उसको दिक्कतें हो रही हो जीवन व्यतीत करने पे, स्थानांतरण कर रहा हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा हो, प्रतिस्पर्धा हो, भोजन के लिए कंपटीशन हो, अपर जातीय भी हो सकती है, अंतर जातीय मतलब आपस में भी हो सकता है, और दूसरी प्रजातियों से भी हो सकता है। आक्रमण क्या होता है, जब कोई शक्तिशाली जीव, शक्तिशाली कहने का मतलब मांसाहारी जीव किसी शाकाहारी जीव पर आश्रित हो, जैसे शेर वगैरह, और जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण भी जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है ना। प्लस, इससे प्लस है, ठीक है ना, ठीक है।
ठीक है, डाउट पूछिए पुरुषोत्तम शर्मा जी। हाँ, सर्विक्स फीमेल में भी पाया जाता है, मतलब फीमेल में ही पाया जाता है, जिसे बर्थ कैनाल भी कहते हो, जहां से शिशु का जन्म होता है। चलो ठीक है। ब्लड क्लॉट क्या होता है? हमारे रक्त में, रक्त को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे प्लाज्मा और कार्प सेल कहते हो। और कार्प सेल में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, जो रक्त के जमने में सहायता प्रदान करता है। और रक्त को जमने के लिए विटामिन के की भी आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, और प्लेटलेट्स की भी आवश्यकता होती है, और एक जीन होता है जिसे फैक्टर थर्ड कहते हो, उसकी भी आवश्यकता होती है। तो 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है रक्त को जमने के लिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जाता तो जब एग्जाम आएगा तो वो याद रहेगा। अभी तुमको भूल जा रहा है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? चलो ठीक है। ठीक सर, सरकारी नौकरी का भी तैयारी कराइएगा। तो देखो, मैं नीट पढ़ाता था इससे पहले, ठीक है ना? एनसीईआरटी केवल, तो कंपटीशन की तैयारी मुझसे छोड़ ही दो। थियरी कार्बन चक्र और फास्फोरस चक्र की रुपेश कुमार जी, थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आएगा तो हम तो जिंदा ही हैं, कहाँ मरे पड़े हैं। चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन कोई बच्चा पूछा था, हम समझा दे रहे हैं, उसको लिखे थे, कहाँ लिख दिए हैं यार? चलो ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ। ठीक, टीआरएन ने एक दिन समझाया थे बना के, सुहानी कुमारी जी। अच्छा, सवाल लिखने के लिए दें? हाँ, नीट हिंदी मीडियम से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हिंदी मीडियम में अगर टिक करोगे तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में टिक करोगे तो केवल इंग्लिश में मिलेगा। चलो, हाँ पता नहीं कौन सा सेल लिखा था, निकल गया, बहुत तेजी से कमेंट निकल रहा, पढ़ने मिल रहा। लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, चलो तुमको समझा दे रहा है, माइक्रोस्पोरोजेंसिस समझा दे रहा है, चलो तुम लोगों को याद भी हो जाएगा आराम से। सूक्ष्म बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेंसिस समझा दे रहा है। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस समझा देना, चलो रुको। सूक्ष्म बीजाणु जनन, सूक्ष्म बीजाणु जनन। पहला तो ये पौधे के नर जनन अंग में होता है। चुपचाप देखो, अभी देखो समझ में आ जाएगा। कमेंट छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, कमेंट थोड़ी देर के लिए क्या करो, छोड़ दो, ठीक है ना? देखो, पहले तो ये पुष्प का नर जनन अंग है, जिसे कह रहे हो स्टमेन। क्या कह रहे हो? स्टमेन। इसे कहोगे फिलामेंट, फिलामेंट, या इसे कहोगे तंतु। इसको कहोगे क्या? एंथर, और वो भी कौन सा? बाई लोब्ड। बाई मतलब दो भागों में विभाजित है। इसकी टीएस संरचना को जब काटोगे तो देखोगे कि ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा काटने के बाद, ठीक, कुछ इस तरीके से कटेगा, ठीक है ना? फिर इतने हिस्से को अगर हम लोग कहाँ देखें, माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी में, तो ये हम लोगों को दिखेगा कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर दिखेंगे 4 सूक्ष्म बीजाणु धानी, या इसे कहते हो माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, या इसी को कहते हो पॉलन सैक या पराग कोश कहते हैं। जब इसको पढ़ाएंगे डिटेल में, ठीक है ना, तो हिंदी भी लिख देंगे, अभी जान लो, सुनते जाओ, ठीक है ना? अब इसमें से किसी एक पॉलन सैक को हम अगर बाहर निकाल दे तो उसके बाहरी आवरण को कहते हो टैपिटम। इसको क्या कहते हो? टैपिटम, जिससे एक एंजाइम स्रावित होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कैलोज नामक एंजाइम। क्या कहते हैं? कैलोज एंजाइम। और इसके अंदर पाई जाती हैं बहुत सारी कोशिकाएं, जिसे कहते हो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू, प्राथमिक बीजाणु ऊतक, ठीक। इसमें से किसी एक को लेकर उसमें उपस्थित अगर साइटोप्लाज्म की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो इसे कहा जाता है स्पोर मदर सेल, ठीक। और इस स्पोर मदर सेल में अगर मियोसिस सेल डिवीजन या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो तो एक कोशिका विभाजित हो जाती है कितनी कोशिकाओं में? 4 कोशिकाओं में, क्योंकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो अगर ये कोशिकाएं 2n वाली रही होंगी तो ये सब कैसी हो गए? अगुणित हो गई। अब होता क्या है, ये चारों कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं किसकी सहायता से? कैलोज एंजाइम की सहायता से।
जिनमें से 3 कोशिकाएं उचित वातावरण न मिलने के कारण सल गलकर क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं, और एक कोशिका जो बचती है उसे कहते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर, सूक्ष्म बीजाणु कहते हैं। और इसी सूक्ष्म बीजाणु से बनता है क्या, परागकण। क्या बनता है, परागकण, पॉलन ग्रेन। ठीक, और परागकण या पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम है मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, या इसे नर युग्म कोद्भिद की कहते हो, जिसमें एक छिद्र पाया जाता है जिसके कारण ये वायुमंडल से ऑक्सीजन और जड़ ग्रहण करता है, जिसे कहते हो जर्मपोर या जनन छिद्र। और जनन छिद्र की तरफ पाई जाने वाली संरचना को कहते हो ट्यूब न्यूक्लियस या नली केंद्रक, और उसके विपरीत दिशा में पाई जाने वाली संरचना को कहते हो जर्मपोर सॉरी जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, या इसे कहते हो जनन कोशिका, जिससे बनते हैं 2 नर युग्मक मेल गैमेट्स। तो जब इसको क्रैश कोर्स में हम पढ़ाएंगे तो हिंदी और इंग्लिश साथ में लेके पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और यही दोनों के बनने की क्रिया को क्या लिखोगे, सूक्ष्म बीजाणु जनन। ठीक, चलो अब इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे, देखो इतना बनाने के बाद अगर पूछेगा सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया का सचित्र वर्णन करें, ठीक है ना। चलो हिंदी इंग्लिश हम दोनों क्रैश कोर्स में लिखेंगे, अभी मान लो 10 मिनट समय था तो उसके लिए हम थोड़ा इंग्लिश वर्ड खाली लिखते चले हैं, ठीक है ना। चलो तो इसको लिखोगे कैसे, इस सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया पुष्प के नर जनन अंग में उपस्थित परागकोश के परागधानी वाले भाग में संपन्न होता है, जिसके बाहरी आवरण को टेपिटम कहते हैं, जिससे एक एंजाइम स्रावित होता है जिसे कैलोज एंजाइम कहते हैं। परागधान में पाए जाने वाली कोशिकाओं को प्राथमिक बीजाणु टिश्यू या ऊतक कहते हैं, जिनमें साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ जाने के पश्चात इसे स्पोर मदर सेल कहते हैं, बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, जिनमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होने पर एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और इनमें गुणसूत्रों की संख्या आदि हो जाती है। इन्हें सूक्ष्म बीजाणु कहते हैं, जो एक दूसरे से कैलोज एंजाइम द्वारा स्रावित होते हैं, जिनमें से 3 कोशिकाएं सड़गल कर नष्ट हो जाती हैं। शेष एक कोशिका को माइक्रोस्पोर या सूक्ष्म बीजाणु कहते हैं, जिनसे परागकणों का निर्माण होता है। परागकणों को नर युग्म कोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, जिसमें एक छिद्र पाया जाता है जिसे जनन छिद्र कहते हैं, जिसकी सहायता से यह वायुमंडल से ऑक्सीजन और जल ग्रहण करके अंकुरण की क्रिया करता है। जनन छिद्र की तरफ पाई जाने वाली संरचना को ट्यूब न्यूक्लियस या नली केंद्रक कहते हैं, जबकि इसके विपरीत दिशा में पाई जाने वाली संरचना को जनरेटिव सेल या जनन कोशिका कहते हैं, जिनसे 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है, और 2 नर युग्मकों की बनने की क्रिया को ही सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आवृत बीजी पौधों में पाए जाने वाले एंथर या परागकोश को क्या कहते हैं, तो बाइलोब्ड एंथर कहते हैं, क्योंकि 2 भाग में विभाजित होता है। आवृत बीजी पौधों में कितने माइक्रोस्पोर या सूक्ष्म बीजाणुधान या परागकोश का निर्माण होता है, तो 4 होते हैं। पर फिर पूछेगा कैलोज नामक एंजाइम परागकोश के किस भाग से स्रावित होता है, तो टेपिटम वाले भाग से स्रावित होता है। सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया में कितनी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तो 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया में बनने वाले परागकण का अन्य नाम क्या होता है, नर युग्म कोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट होता है। और सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया में जो 2 नर युग्मक बनते हैं वो किस कोशिका से बनते हैं, तो जनन कोशिका से बनते हैं, ठीक है ना। बताओ अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी बताइए। सूक्ष्म बीजाणु जनन अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं, मुझे बताओ जल्दी से। ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी स्कूल में हम भी पढ़े हैं, खिचड़ी जहाँ मिलती है, ठीक है ना, प्रैक्टिस की बात है, हम भी वहीं पढ़े हैं अर्थ तक, ठीक। उसके बाद फिर सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं। हमारे गांव से लगभग 16 किलोमीटर था, ठीक है ना, ट्रेन से जाते थे, ट्रेन नहीं होता था तो साइकिल से जाते थे। हाँ हम भी सरकारी स्कूल में 12 तक पढ़े हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि किसी बड़े स्कूल से पढ़ के आए हम, ठीक है ना। चलो स्कूल सब जगह सेम है, चैप्टर सब जगह सेम है, टॉपिक सब जगह सेम है, टीचर हर जगह अलग है और बच्चे हर जगह अलग है। तो तुमको कैसा टीचर मिला और तुम कैसे हो प्रैक्टिस करने में या पढ़ने में, इस बात को ध्यान रखो, ठीक। चलो ठीक है, सूक्ष्म बीजाणु जनन आता है तो ऐसे बनाना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा, ठीक है ना। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में सिफिलिस, गोनेरिया, HIV, ऐसी चीजें बहुत सारी बीमारियां, ठीक है ना। हाँ ठीक है, कोशिश करते हैं कल 1 शॉट लेने का, नोटिफिकेशन अगर होगा तो लगवा देंगे, ठीक। हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे यार, अभी देखो तुम खुद देखो ना, 8 बजने का समय है और भी क्लासेस हैं, तो थोड़ा तो बैठ के ऐसा जाने लगेंगे, दिक्कत हो जाएगा ना। चलो कोई बात नहीं, नीशू राय जी आप बैलगाड़ी से जाती हैं तो। हाँ 97 लाएंगे गांव वाले भी, ऐसा क्या कह रहा हूँ। बीटी का कॉटन जो होता है वो बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस नामक जीवाणु की सहायता से तैयार किया जाता है, और इन पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफियंस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, तो इसमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक। हाँ पढ़ाते समय हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे, केवल हिंदी नहीं लिखेंगे, ठीक। चलो पाइनर स्पीसीज जो कह रहा हूँ अगले चैप्टर में बाबू, वहाँ पे पढ़ा लेंगे आपको। 17.5 साल होती है मिनिमम एज। हाँ हिंदी में लिखेंगे नीतीश कुमार जी, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे, और एकदम फिगर बाय, देखो जैसे ये थियरी तुम क्रम से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे उसकी भी थियरी लिख लोगे, सब्जेक्टिव आराम से याद हो जाएगा। हाँ रहेगा शिवानी कुमारी जी, ठीक है सुहानी जी।
चलो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, ठीक है ना? तब तक के लिए बाय। दिन में ख्याल रखो अपना, मौसम परिवर्तन हो ही रहा है, तबीयत से बचो। थोड़ी बहुत लापरवाहियाँ आपके एग्जाम के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो अभी फिलहाल अभी से अपने आप को शारीरिक रूप से तैयार करो एग्जाम के लिए, मानसिक रूप से तो तैयार हम लोग कर ही देंगे, ठीक है ना? अभिनंदन कुमार जी, ठीक है, देखते हैं। हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो लीवर पे अपना इन्फेक्शन फैलाता है। हिपैटिक वर्ड से ही हेपेटाइटिस बना है, क्योंकि लीवर में पाई जाने वाली या यकृत में पाई जाने वाली कोशिकाओं को हिपैटिक सेल कहते हैं। डी फार्मा डिप्लोमा है 10th बेस पे, बी फार्मा बैचलर डिग्री है, इंटर पास होना चाहिए आपके लिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, बाय, ख्याल रखो अपना।